नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग आज BNSS को फाइनली पूरा करने जा रहे हैं और कल से फिर हम एक्ट को शुरू कर देंगे। कल सबसे पहले जो एक्ट रखा जाएगा वो रखेंगे हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, क्योंकि कुल मिलाकर 10 धाराएं उसमें हैं। तो कोशिश करेंगे कल ही हमारा एक्ट वो पूरा हो जाए, ठीक है। और हम PDF के माध्यम से चलेंगे, क्योंकि परीक्षा अगर जल्दी होने लगी तो फिर हमको बाद में खींचातानी ना करनी पड़े, तो हम तरीके से चलते हुए चलेंगे। अगर आप में से किसी को जैसे हाथ से लिख करके पढ़ने वाला कुछ चाहिए, तो बिल्कुल सेम कंटेंट विनायक वाले बैच में वो भी आपको अवेलेबल किया गया है, तो आप हाथ से लिख करके पढ़ने में भी उसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी आपको नोट्स बनाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब भी आपके पास है, आपको बोर्ड PDF भी मिलेगी, आपको हैंड रिटन PDF भी मिलेगी, आपको तो केवल समझना है और जानना है जी। आज इतनी खतरनाक वीडियो आने वाली है शॉर्ट सेक्शन में, आपको मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा भाई साहब। उसमें चेतना सीरीज के अंतर्गत इतनी खतरनाक वीडियो आने वाली है, बहुत खतरनाक। देखना भी अपलोड होगी जब, और शेयर करनी हो दबा करके जितनी ज्यादा हो सके। हाँ, मौज आ जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी से आप लोग आ जाइए। हाँ जी, राधा यादव जी, लीजिए, ले दिया आपका नाम भी। हाँ, न्यू बुक अपडेट हो रही है, बस कुछ ही दिनों में वो अपडेट हो जाएगी, आप चिंता मत करो। वीडियो आने वाली है बहुत खतरनाक। हाँ, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें वर्कशीट दी जा सके। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, तो चलते हैं। और आज आपको वन लाइनर फैक्ट ही हैं जो ज्यादा, जो आपको बस याद रख लेने हैं, समझ लेने हैं। ज्यादा उसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। कहीं कहीं पर बीच बीच में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, उसको आप देखते जाएं, उसको आप समझते जाएं। एक वीडियो वायरल हो रही है इंडियन गौर की, किसने देखी है? एक वो बिहार का व्यक्ति है, और बिहार का व्यक्ति जैसे मार्वल है ना, मार्वल, मतलब मार्वल की जो सीरीज है आपकी, एवेंजर्स है और एंड गेम है और तमाम इस तरह की जो सुपर हीरोज वाली मूवी है, उसमें एक थॉर के साथ में एक विलन है जो पहुंचना चाहता है वहां पर एंटिटी तक, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो इंडियन गौर जो सूर्य देवता का उपासक होता है, बाद में सबको मार डालता है। तो देखा है आपने, काहो करे जा, हमारा नंबर ले ला, वीडियो कॉलिंग बतिया, ये सुना है आपने? उसके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है आज की वीडियो में, तुमको मजा आ जाएगा। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो तो आ चुकी है, फूल वाली वीडियो तो आ चुकी है, आप देखिए। जी, विकास कुशवाहा जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमको जब यहां पर आपकी, यहां से जहां शुरू करना है, धारा 301A, ये थोड़ा सा कुछ आपके लिए जरूरी हो सकता है, अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर वो जाने लगे, तो आपसे पूछने का प्रयास करेगा कि डिटेन करना, नजरबंद करना, डिटेन करना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को नजरबंद करना कहा जाता है। क्या कहते हैं? नजरबंद करना, या इसी को नजरबंदी कहा जाता है, नजरबंदी कहा जाता है इसी को। तो इसी को, और इसी को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? निरुद्ध करना। मैं लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट जैसा हो रहा है, निरुद्ध करना, निरुद्ध, निरुद्ध करना। तो निरुद्ध करना या डिटेन करने की परिभाषा कौन सी धारा में है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई BNSS की धारा 301A में है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है।
तो निरुद्ध करना, डिटेन करने की परिभाषा 301 ए में आपकी ये परिभाषा है। उसके बाद 301 बी जो है वो बात करती है कारागार की। वो सीधे ही पूछेगा कि भाई कारागार की परिभाषा, कारागार मतलब यहां पर जेल की बात हो रही है और जेल को ही प्रिजन कहा जाता है। तो प्रिजन की परिभाषा यानी डेफिनेशन कौन सी धारा में है, तो 301 बी में प्रिजन की परिभाषा दी गई है। 301 ए में निरोध की, निरोध मतलब डिटेन करना, निरोध करना, किसी को रोक कर रखना, निरोध, निरोध मतलब रोक कर रखना, अपराध करने से पहले रोकना, अपराध करने से पहले रोक कर रखना, रोक कर रखना। अच्छा, मैंने आप में से विनायक बैच वाले भी कुछ ना कुछ बच्चे हो शायद हो सकते हैं, हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा था और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है, हाँ निरुद्ध किया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है। तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए बंद किया जा सकता है, एक बार कोई बताएगा आपको? हाँ, कितने कितने टाइम के लिए? निरोध करने का मतलब है किसी को अपराध करने से पहले रोक कर रखना, बंद कर लेना, ना बंदी बना लेना। अपराध करने से पहले रोक कर रखना या बंदी बना लेना, बंदी बना लेना, यह अर्थ होता है किसका? निरोध करने का। और यही आपका कहां बताया गया है? यही आपका धारा 301 उसमें। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। किसी को मैक्सिमम 12 महीने तक, 1 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और एक बार में तो 3 महीने मैक्स टू मैक्स होता है। अगर आगे आपको बढ़ाना है तो एक बार में 3 महीने, आगे बढ़ाना है तो फिर आपको एक बार में 3 ही महीने बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 3 महीने बंद करा, फिर आगे बढ़ाना है तो 3 महीने, फिर आगे बढ़ाना है तो 3 महीने, फिर आगे बढ़ाना है तो 3 महीने, ऐसे कर करके आप मैक्सिमम 12 महीने तक किसी को बंद कर सकते हो, इससे ज्यादा किसी को बंद नहीं कर सकते। और कारागार यानी जेल की परिभाषा है तो सिंपल ही है, जेल को कारागार, कारागार को जेल कहते हैं। तो ये सामान्य सी बात है, अगर पूछे तो आपको बता देना है। उसके बाद धारा 317 क्या कहती है, ये थोड़ा सा जरूरी आपके लिए हो सकता है। एक होता है दुभाषिया। दुभाषिया मतलब क्या? एक तरह से आपका ट्रांसलेटर कह लो, एक तरह से ट्रांसलेट करने वाला, ट्रांसलेट करने वाला। दुभाषिया मतलब दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। क्या करने वाला? दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। तो यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से बोली गई है। अब दुभाषिया भी तो गड़बड़ कर सकता है। जैसे आपने एक वो देखा होगा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन की एक वीडियो वायरल हुई थी कि हमारे मकान के पास एक चर्च है, वहां पर दूसरे देश से कोई पादरी आए। तो पादरी जब दूसरे देश से आए, यानी कि फादर आए, तो उन्होंने कहा कि भाई यहां पर सब हिंदी जानते हैं, तुम थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो, और हमारे जो फादर साहब हैं वो केवल अंग्रेजी जानते हैं, तो आप एक काम कर दो, थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देना, मतलब आप ये इंटरप्रेटर का काम कर देना, दुभाषी का काम कर देना। ठीक है। तो उसने पहले उसमें बोलता है वो कि मैं हिंदू हूं, मैं ये सब नहीं करता हूँ। 1 घंटे का इतना पैसा मिलेगा, ठीक है मैं कर दूंगा। तो उधर से वो बोलता है कि एक तरफ वो लड़का खड़ा हो जाता है, एक तरफ आपके जो फादर हैं चर्च के वो खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि गॉड कैन सी अस, तो वो सीधे बोलता है परमेश्वर हमें देख रहा है। ऐसी आपने वीडियो सुनी होगी। तो उसने पूरी स्पीच करी वहां पर, तो उसने बोला हालेलुया। तो जो मतलब जो ईसाई लोग होते हैं वो उनका ये वाक्य होता है, वो हालेलुया बोलते हैं। तो उसने बोला हालेलुया, तो वो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो बोलता है राधे राधे। तो मतलब वो गलती कर रहा है ना। तो इंटरप्रेटर का मतलब, दुभाषी का मतलब है कि जो जो कहा जा रहा है दूसरी भाषा से समझ करके और इस भाषा में ठीक ठीक उसका रूपांतर करे, ठीक ठीक उसका भाषांतर करे। तो कोई भी अगर दुभाषिया है, कोई भी अगर इंटरप्रेटर है, अगर कोई भी इंटरप्रेटर है, तो ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए वह बाध्य है, वह बाउंड है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसको दंड दिया जाएगा, बाउंड है। ठीक है, ऐसा करना के लिए वह मजबूर है कि उसको ठीक ठीक भाषांतर करना पड़ेगा, ठीक ठीक ट्रांसलेशन उसको करना पड़ेगा। देखिए आपने, किसी ने सुनी है ये? अच्छा, नहीं, 3 इडियट मूवी का नहीं है, मैंने भी ये कहीं देखी थी।
अगर सच्ची बात बताऊं मैं आपको, कोई अगर टीचर ऑनलाइन में पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर अगर ऑनलाइन में पढ़ा रहा है और ये कहता है कि भाई मैं तो रील्स नहीं देखता, मैं तो शॉर्ट्स नहीं देखता, भाई झूठ बोल रहा है वो। पक्की बात, इस बात को मान लेना आप। जब हमारा काम ही ऑनलाइन टीचिंग में है तो हम ऑनलाइन से अलग कैसे हो सकते हैं? हाँ सुनिए आपने। पूरी सुना दो। नहीं मेरे को पूरी याद नहीं, मैंने बहुत महीने पहले सुनी थी, ये रैंडम आ जाती है ना, तो वो बोलो हालेलुया, राधे राधे। तो दुभाषिया यानी कि इंटरप्रेटर, ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए वह बाध्य होगा, बाउंड होगा। ऐसा कौन बोल रही? ऐसी सेक्शन 317 बोल रही है। इस बात को आपको ध्यान रखें। उसके बाद 337 337, एक बार दोष सिद्ध। दोष सिद्ध होने का मतलब है अपराधी सिद्ध हो जाना। दोष सिद्ध होने का मतलब है अपराधी सिद्ध हो जाना। अपराधी सिद्ध हो जाना। दोष सिद्ध हो जाने का मतलब है अपराधी सिद्ध हो जाना। या दोष मुक्त हो जाने का क्या मतलब है? दोष मुक्त हो जाने का मतलब है बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी हो जाना। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में, मामला मतलब किसी केस में दोष सिद्ध किया गया है, यानी अपराधी सिद्ध किया गया है, या उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, इसको कहते हैं फाउंड गिल्टी, है ना? फाउंड गिल्टी, फाउंड गिल्टी, फाउंड गिल्टी, कि कोई अपने गिल्टी पाया गया, कि भाई अपराधी पाया गया। और फाउंड नॉट गिल्टी, ये क्या आ जाएगा? बाइज्जत बरी मतलब नॉट गिल्टी। ये किस में आ जाएगा? नॉट गिल्टी में आ जाएगा। इन फाउंड नॉट गिल्टी इस सेंस में आ जाएगा। तो एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा ट्रायल नहीं होगा। यानी कि एक केस जो क्लोज हो चुका है, चाहे उसमें कोई दोष सिद्ध हो चुका है या दोष मुक्त हो चुका है, उसकी दोबारा सुनवाई नहीं करी जाएगी। तो सीधे सीधे आप इसमें लिखिए, केस के समाप्त हो जाने पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। केस के समाप्त हो जाने पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। दोबारा सुनवाई नहीं होगी। दोबारा सुनवाई नहीं होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तो 337 में ये बात आपकी बताई गई है, ये बात आपकी समझाई गई है। क्लियर? क्लियर हो गया पॉइंट आपको? हाँ नहीं, मैं करण, मैं कभी ऐसे नहीं बोलता हूं कि मैं रील्स नहीं देखता। हाँ मैं मूवीज नहीं देखता हूं। मेरे को मूवी देखे हुए पता नहीं कितना समय हो गया है। मैंने पिछले 10 साल में 4-5 मूवी देखी होंगी बस, 10 या 12 साल में। मेरे को मतलब मन ने तो टाइम ही नहीं है। एक तो मन तो करता है कि देख ले में, पर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और वेब सीरीज वगैरह देखने का मुझे शौक नहीं है। वेब सीरीज मैंने एक देखी है, उसका भी एक एपिसोड देखा है, वो पंचायत सीजन 1 देखा है मैंने। ना 2 देख पाया, ना मैंने 3 देख पाया। देखने का बड़ा मन करता है कि देख लूं, पर जब देखने आता हूं तो मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता उसका। अब मेरा मन लालच कर जाता है, यार एक वेब सीरीज देखने के लिए महीने भर का सब्सक्रिप्शन क्यों लूं, वो वेस्ट पड़ा रहेगा। तो किसी से मांग करके देख लेते हैं, भाई यार तेरे पास है क्या? लोग यार नहीं मेरे पास नहीं है, फिर उसका प्लान कैंसिल हो जाता है। तो वो देखने का बड़ा मन है। बाकी मैं कोई वेब सीरीज नहीं देखता हूँ। हाँ मैं रील्स वगैरह देखता रहता हूँ, क्योंकि उससे मुझे आइडियाज मिलते रहते हैं कि आपको मैं किस यूनिक वे में समझा सकूं, कितने इंटरेस्टिंग वे में चीजों को समझा सकूं और आपको मजा आ जाए। हाँ रीओपन वगैरह का कुछ नहीं होता है। रीओपन वगैरह वो तो फाइल ओपन हो जाती है किसी चीज की, पर ऐसा मामला जिसमें क्या हो सकती है, जो अपने निर्णय पर पहुंच चुका है, निर्णय पर, है ना, ऐसा केस जो समाप्त हो चुका है। समाप्त होने का मतलब है केस अपने निर्णय पर पहुंच चुका है। उस मामले के द्वारा किसी को दोष सिद्ध कर दिया गया कि इसने अपराध किया है, या किसी को बाइज्जत बरी कर दिया गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो ऐसे मामला दोबारा उसका ट्रायल नहीं होगा। ये बात आपकी 337 है। हाँ अगर उसी मामले में कुछ आगे कानूनी कार्रवाई करनी है तो और उससे ऊपर के जो न्यायालय हैं, जो उसके सुपीरियर आपके कोर्ट्स हैं, जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला समाप्त हो गया है तो अब वो मामला दोबारा वहां पर नहीं खोला जाएगा। अब अगर आपको उसकी कोई भी सुनवाई करवानी है देन आप अपील करिए हाई कोर्ट में। अगर वहां से भी आपके पक्ष में नहीं जाता देन आप अपील करिए सुप्रीम कोर्ट में। ये बात वहां पर आपकी आएगी, दोबारा सुनवाई नहीं होगी। कुल मिलाकर के बात यह है, अगर वह केस फाइनल हो चुका है। 337 में ये बात है। उसके बाद यहां पर है 339, क्षमादान और निदेश देने की शक्ति। क्षमादान और निदेश, तो क्षमादान मतलब एक तरह से किसी को क्या कर देना, माफ कर देना। क्या कर देना? माफ कर देना, माफी, माफी देना।
और निर्देश मतलब एक तरह से डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन की तरह की बात है। तो यहां पर आपकी क्या है, क्षमादान और निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? तो सबसे पहले आपको बात बोलनी है कि किसी अपराध में है ना, फैसले से पहले, है ना, फैसले से पहले, फैसला होने से पहले, फैसले से पहले क्षमादान की शक्ति कोर्ट के पास है। क्षमादान की शक्ति कोर्ट के पास है। कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकता है, शक्ति कोर्ट के पास है। क्षमादान की शक्ति कोर्ट के पास है। तो अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट के पास इतनी पावर है, कोर्ट के पास इतनी पावर है कि कोर्ट क्या करेगा, शर्त के साथ, सशर्त, फैसले से पहले क्षमादान दे सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोर्ट किसी मामले में क्षमादान दे सकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा यस, कोर्ट क्षमा कर सकता है किसी को, परंतु सशर्त क्षमा करेगा। कोई भी शर्त है कि भाई तुमको जब बुलाया जाएगा तुम आ जाओगे, हाँ हाँ, तुमको बुलाया जाएगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी कुछ भी शर्त उसके सामने रखी जा सकती है। नजरबंद करने का मतलब है अपराध करने से पहले। सपोज करो कि किसी व्यक्ति पर संदेह है कि यह व्यक्ति अपराध कर सकता है, और खासकर कैसा अपराध कर सकता है कि देश की सुरक्षा को जिससे खतरा हो, है ना, देश की एकता, अखंडता और आपकी संप्रभुता पर खतरा होवे। हाँ 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 कंचन, एक बार देख लेंगे बेटे, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ एक बार देख लेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, आज कंप्लीट हो जाएगा बीएनएसएस। तो क्या चीज है कि अगर कोर्ट चाहे तो शर्त के साथ, फैसले से पहले किसी को भी माफी दे सकता है। ये बात वहां पर आपकी लिखी गई है, ये बात वहां पर आपकी बोली गई है। उसके बाद सेक्शन 359 क्या कहता है, अपराधों का शमन। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने अपराधों के बारे में आपको बताया था कि अपराधों के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे अपराध संज्ञेय होता है और असंज्ञेय होता है। संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल होता है और असंज्ञेय मतलब नॉन कॉग्निजेबल होता है। अपराध बेलेबल होता है और नॉन बेलेबल होता है, यानी कि उसमें सजा, उसमें जमानत मिल भी सकती है और जमानत नहीं भी मिल सकती है। इसी तरह से मैंने बताया था अपराध के बारे में, अपराध शमनीय होते हैं और अशमनीय होते हैं। शमनीय मतलब कंपाउंडेबल, जिनमें समझौते हो जाते हैं, और अशमनीय मतलब नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि जिनमें समझौते नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, काफी जरूरी आपके लिए 139 हो सकता है, अपराधों का शमन, समझौता यानी कि कंपाउंडिंग। तो आपको एक चीज समझनी है, जो आपकी बीएनएसएस में दो अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण की बात करती है, मैंने आपको वो अनुसूची की एक फोटो भी दिखाई थी। उसमें क्या था कि धारा थी, अपराध था, उसका दंड था, उसके बाद यह बताया गया था कि यह अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानती है कि गैर जमानती है, और किस मजिस्ट्रेट के यहां या किस न्यायालय में इसका विचारण किया जाएगा, किस न्यायालय में इसका ट्रायल किया जाएगा। यह सारी की सारी बात वहां पर मैंने बताई थी। बट वहां पर कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में बात नहीं हुई थी। तो यहां पर कौन सा अपराध कंपाउंडेबल है जिसमें समझौता किया जा सकता है, और कौन सा अपराध नॉन कंपाउंडेबल है जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता, एक प्रॉपर लिस्ट अटैच करी गई है सेक्शन 359 के साथ में। तो यहां पर एक टेबल है, यहां पर एक लिस्ट है, जिसमें शमनीय अपराधों की लिस्ट है। क्योंकि जिनको अगर आपने बता दिया कि ये अपराध शमनीय हैं, तो इनके अलावा जो है वो अशमनीय है, तो उनके अशमनीय लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 359 में शमनीय अपराधों की एक टेबल बनाई गई है जो कि लंबी चौड़ी है। मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं, मैं एक्ट उठा लेता हूं पूरा, ये देखो, ये आपका पूरा का पूरा एक्ट है। हाँ वो अलग है बेटे, 72 में वो अलग चीज है, ये आपका प्रॉपर एक्ट है। और हम चलते हैं 359 पे। तो 359 पे जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे तो हमको लिस्ट मिल जाएगी एक। देखो जैसे ही हम 359 पे पहुंचे तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई प्रॉपर। हाँ तो हमारे पास जो ये लिस्ट प्रॉपर आ गई 359 में, अपराधों का शमन यानी कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस।
तो यहां पर क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, यहां पर लिखा गया है अपराध, ये लिस्ट जैसी कुछ आपको शायद दिखाई दे रही होगी। हाँ, बुक में आ जाएंगी ये धाराएं, ये आपको मैं दिलवा दूंगा, आप चिंता मत करो। अभी पढ़ने पे ध्यान दो मेरे भाई। कितनी बार बोलना पड़ेगा यार भाई, तुम क्या ऐसे मत किया करो। हाँ, ब्याह मत करना, जो जो इस तरह पूछते ना, ब्याह मत करना, तुम्हारी घरवाली परेशान हो जाएगी भाई तुमसे। एक ही चीज को 10-10 बार पूछते हो। हाँ, मैं तो कम परेशान होता हूँ क्योंकि मैं तो खुला आजाद पंछी हूँ, परिंदा हूँ, और मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मेरा ब्याह हो रहा होता तो मैं भाई साहब अब तक कैमरे से कूद के तुम्हारे घर आ जाता, बता भाई किताब में क्या दिक्कत है, अभी लिख के दूंगा हाथ से सारी की सारी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अपराध लिखे हुए हैं, यहाँ पर धारा लिखी गई है कि कौन सी धारा में है, और यहां पर बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकेगा। यानी इनसे ये आइडिया आपको पड़ जाएगा कि भाई कौन कौन सा अपराध शमनीय है। तो शमनीय अपराधों का शमन, और अपराधों के शमन में भी है ना, अपराधों के शमन में भी ये बात आ जाएगी कि कौन व्यक्ति अपराध में समझौता कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, फालतू में सर ये हो गया, ये हो गया, किताब में नहीं है, किताब में नहीं है, भाई सब माथा पीट लो कमाए, किताब में करवा रहे हैं भाई यार, कमाल करते हो हजूर। हाँ, ये लिस्ट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, इतना डिटेल नहीं जाएगा। हाँ, नहीं, ये धाराएं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमको ब्याह ब्याह में कोई विशेष रुचि नहीं है, हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं। मेरे ब्याह ब्याह के बारे में मत पूछा करो। हाँ, क्या पता तुमसे बड़े बड़े हमारे पोते पोती हों। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से यार। ये कौन सी बुक है, ये बेयर एक्ट है, मतलब मूल कानून है, ये कोई किताब नहीं है, ये बेयर एक्ट है, वो कानून है जो संसद ने पास किया है, ये वो है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अपराधों का शमन समझौता ये कौन सी धारा में है, इसके टेबल में शमनीय अपराधों की लिस्ट है। अगला हमारा देखो ध्यान से, उसके बाद है धारा 360। धारा 360 में है अभियोग या केस का वापस लिया जाना। वो आपसे पूछ सकता है पेपर में। हाँ, 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 17 मिलियन बच्चे हैं हमारे, 17 मिलियन से ऊपर, 1,73,00,000 बच्चे हैं हमारे, तुम सब हमारे बच्चे ही तो हो। हाँ हाँ, ठीक है, देखो ध्यान से। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या किसी केस को वापस भी लिया जा सकता है, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या चीज है, पढ़ा रखा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ा रखा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ा रखा है, यानी लोक अभियोजक। तो लोक अभियोजक यदि चाहे, लोक अभियोजक, और इसी का भाई क्या होता है, इसी का भाई होता है एडिशनल पीपी, यानी आपका अतिरिक्त सहायक लोक अभियोजक, या आपका सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फैसले से पहले कोई भी केस वापस लिया जा सकता है, नहीं कि उसको फांसी हो गई, सर हम तो केस वापस ले रहे हैं सर। भाई तो क्या तुमने भांग पी ली है, ये केस कैसे वापस हो जाएगा, मैं तो फैसला सुना रहा हूं। नहीं सर हम तो केस वापस ले रहे हैं, नहीं मैं तुमको भी उठा के अंदर डाल दूंगा। तो मूल बात क्या है कि धारा 360 कहती है कि केस वापस लिया जा सकता है, परंतु फैसले से पहले लिया जा सकता है, और न्यायालय यदि इस चीज की सहमति दे, कंसेंट दे। सहमति मतलब कंसेंट, अंग्रेजी वाले बच्चे भी तो बैठे हैं ना यहां पर, कंसेंट दे तो केस वापस ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं केस वापस, तो ध्यान रखना है, केस वापस लेने की शक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक के पास है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देखो धारा 371 क्या कहती है। धारा 371 कहती है दोष मुक्ति, यानी किसी को बाइज्जत बरी करना, है ना, यानी कि किसी को
बाइज्जत बरी करना, बाइज्जत बरी करना। तो बाइज्जत बरी करना ऑन द बेसिस ऑफ पागलपन। तो आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था बीएनएस में कि अगर कोई पागल व्यक्ति कोई अपराध कर देता है और उस कार्य की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है, ठीक है, तो चाहे वो कितना बड़ा अपराध कर दे, उसका अपराध क्षम्य अपराध माना जाएगा, है ना, क्षमा योग्य अपराध, जिनको साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस के नाम से हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। 7 साल से छोटे बच्चे का काम, 7 साल से 12 साल तक के बच्चे का कार्य, है ना, डॉली इनकेपेक्स वगैरह, ये सब चीजें आपने देखी होंगी बहुत अच्छे से। उसके बाद एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, एक चीज बोलनी है, कभी वो वीडियो अपलोड हो जाए उसके बिना। एक सेकंड रुकिए। मैं लुप्त नहीं होता हूं, मुझे वो वीडियो वाला का था, थोड़ा सा उसको देखना जरूरी था, उसको जानना हमें जरूरी था। क्या चीज है? हाँ, एक मिनट दोस्तों। हाँ, इसको ध्यान रखिए, इसको समझ के चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो दोष मुक्ति या पागलपन के आधार पर, अच्छा हाँ, ये 373 है, इसको थोड़ा ध्यान से रखिए, इसको थोड़ा कर लीजिए। तो दोष मुक्ति पागलपन के आधार पर, तो अगर कोई व्यक्ति पागल है और उसने कोई अपराध कर दिया है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको दोष मुक्त किया जा सकता है, धारा 373 बोल रही है। उसके बाद हमारा 380 में, किसमें? 380 में अपील है। अगर हमको कहीं पर अपील करना पड़ जाए तो अपील की परिभाषा या अपील के बारे में धारा कौन सी? 380 में बताया गया है। थोड़ा सा याद रखिएगा कि 380 अपील के बारे में बात करती है, अपील की परिभाषा के बारे में बात करती है। क्लियर? एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सी धारा बतानी है बेटे, बताओ कौन सी धारा बतानी है? हाँ बिल्कुल, पागलपन की वजह से। आप देखो कि जब किसी वकील को अपने मुवक्किल को यानी अपने क्लाइंट को बचाना होता है तो वो फिर ये बताते हैं कि भाई इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये इनके अभी पागलपन की स्थिति में है, उसमें अपराध हुआ है, तो फिर दोष मुक्त कर देता है न्यायालय भी कि भाई इसको पता नहीं था इसने क्या कार्य किया है क्या नहीं किया है। तो ये सारी की सारी बातें। तो 380 धारा में अपील की परिभाषा है, इसको आप ध्यान रखें, अपील को बताया गया है। धारा 383 में, धारा 383 में मिथ्या साक्ष्य। मिथ्या साक्ष्य क्या होता है? फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस पर विचारण, ट्रायल की संक्षिप्त प्रक्रिया। तो संक्षिप्त, ये संक्षिप्त विचारण नहीं है, ये संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में है। ये किसमें है? ये संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में है कि अगर झूठा सबूत दिया गया है और उस पर विचारण किया गया है तो उसके लिए संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में कहां पर जिक्र है? 383। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, बट फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। सेक्शन याद नहीं होते, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल याद मत करो। अभी जो मैं किताब निकाल करके ला रहा हूं बहुत शानदार, कोशिश करूंगा 1 से 1.5 हजार के आसपास प्रश्न रहे और हर एक धारा पर, अगर छोटी धारा है तो एक क्वेश्चन, एक से ज्यादा फैक्ट हैं, उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं जान लगा रहा हूं उस किताब को बनाने में, बनवाने में, और वो सारे क्वेश्चन कर लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें से सब कुछ आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा फिर भगवान मालिक है, देखो हम मेहनत ही कर सकते हैं। अभी अगर होगी तो कोई चीज सभी के साथ होगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अपील का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक जगह से हार जा रहे हैं, मान लिया आप किसी कोर्ट में गए तो आपके मन मुताबिक फैसला नहीं आया, आप असंतुष्ट हैं, तो आप ऊपर के जो कोर्ट्स हैं
उन ऊपर के कोर्ट्स में अपनी अपील दायर कर सकते हैं कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दिया जाए, मुझे क्या किया जाए, न्याय दिया जाए, ये आप ध्यान रखो। हाँ लिख लीजिए आप। हाँ बहुत बढ़िया, आज इसको पूरा करना है, इस हिसाब से काम करते चलो आप। 7 बजे वाली क्लास बंद हो गई है, अब अगले हफ्ते से 28 सीरीज चलेगी, उसमें मजा आएगा आपको। 2-2 घंटे की क्लास होगी, 1.5 2-2 घंटे की, मजा आएगा आपको। खूब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वहां पर चीजों को, और बीएनएस से शुरू करेंगे, जी खुश हो जाएगा आपका। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 392 में क्या बात बोली गई है, 392 निर्णय यानी कि जजमेंट, जिसको वर्डिक्ट कहा जाता है, कोर्ट का फैसला। वर्डिक्ट की परिभाषा है, किसकी, वर्डिक्ट की परिभाषा है, जजमेंट की परिभाषा है। ये इतना आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बार एग्जामिनर का पता नहीं लगता कि वो कहां से क्वेश्चन उठाकर पूछ ले, तो आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए। हाँ हाँ 20-25 दिन में किताब आने की पूरी संभावना है। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखने हैं आपको, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है। 359 359 अभी देखते हैं, क्लास के चलते हुए देख लेंगे उसको, 359 में क्या दिया गया है। उसके बाद यहां पर है 395 प्रतिकर का आदेश। प्रतिकर को कंपेंसेशन कहा जाता है, मुआवजा कहा जाता है, मुआवजे का आदेश। तो वो सीधे पूछेगा मुआवजे के आदेश, मुआवजे का आदेश यानी ऑर्डर ऑफ कंपेंसेशन ना, कंपेंसेशंस, कंपेंसेशन, 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 ये आपको याद रखना है। तो प्रतिकर के आदेश से रिलेटेड कौन सी धारा है, तो 395 धारा प्रतिकर से रिलेटेड, कि किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करना, मुआवजा, उससे रिलेटेड आपकी धारा 395 है। उसके बाद 396 में क्या बात बोली गई है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम। हालांकि ये चीजें बस कागजों में है। पीड़ित, पीड़ित का मतलब क्या होता है, पीड़ित, पीड़ित मतलब आपका विक्टिम, विक्टिम, विक्टिम को प्रतिकर देने की स्कीम। यानी विक्टिम एक तो क्या है कि जिसके प्रति अपराध हुआ है, जिसने अपराध को अपने प्रति झेला है, जिसका कोई नुकसान हुआ है, जिसकी कोई क्षति हुई है, चाहे रुपए की, चाहे शरीर की, चाहे ख्याति की, चाहे संपत्ति की, चाहे मानसिक, किसी भी तरह की नुकसान हुआ है। उसके बाद वो न्याय पाने के लिए जाकर के कोर्ट में केस लड़ रहा है, उसका आना जाना है, किराया है, तमाम चीजें हैं, वकीलों को दी जाने वाली फीस है, तो ऐसे में उसको भी तो मुआवजा मिलना चाहिए, उसको भी तो कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो धारा 396 ऑफ बीएनएसएस पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में बात करती है, जहां पर बीएनएसएस कहता है कि हर राज्य सरकार यानी एवरी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से पीड़ितों को प्रतिकर यानी मुआवजा देने के लिए स्कीम तैयार करेगी, जिससे उनको कुछ फायदा हो जाए, जिससे उनको कुछ लाभ हो जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ तो 373 मैंने कर तो दिया है बेटा वहां पे। हाँ 373 कर दिया है मैंने, आप देखो, आपने ध्यान से नहीं देखा क्या, देखो यहां पर, ये देखो, ये देखो 371 की जगह 373 ऑलरेडी मैं कर चुका हूं बाबू। ये देखो यहां पर, अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा लिख दूंगा यहां पर 373, आप परेशान मत हो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, शानदार। तो पीड़ित प्रतिकर स्कीम है। ऐसे ही 397 में पीड़ितों का उपचार, अगर कोई विक्टिम है, कोई पीड़ित है, तो उसको सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, कौन, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वो अस्पताल कहां के हों, चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्थानीय निकायों के हों, है ना, चाहे वो स्थानीय निकायों के हों, लोकल बॉडीज के हों, इलाज फ्री देंगे। क्या करेंगे, इलाज फ्री देंगे। और कौन सा इलाज, तो जो फर्स्ट एड होता है, कौन सा होता है, जो फर्स्ट एड होता है, जिसको प्राथमिक उपचार कहा जाता है, यह प्राथमिक उपचार उनके द्वारा बिल्कुल निशुल्क दिया जाएगा। ये यहां पर 397 में। तो धारा 397 सभी अस्पतालों को यह आदेश देती है कि आप पीड़ितों को
जो प्रथम उपचार होगा, प्राथमिक उपचार होगा, जिसको फर्स्ट एड कहा जाता है, वो बिल्कुल फ्री देंगे। तो अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है, आप पीड़ित हैं, तो आप किसी भी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं, प्राथमिक उपचार करवा सकते हैं, और वो उसको फ्री देना होगा। यहां पर ये धारा 397 बोल रही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखें, थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास करें। बोलो, बात समझ में आ रही है? मुआवजा क्या होता है? मुआवजा पैसे, भरपाई, रकम, पैसा देना। हाँ, प्रतिकर, कंपेंसेशन को कहा जाता है मुआवजा। कंपेंसेशन को मुआवजा कहा जाता है। हम्म हम्म नहीं, कोई बात नहीं। किस चीज के लिए सॉरी सॉरी बोल रहे हो विशाल? हम्म अभी आपकी सब बातें सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। 334 और 369 बहुत सिंपल तो है, उसमें क्या दिक्कत है? शमनीय अपराध है। कौन देता है? सरकारें देंगी। ये लिखा है ना, राज्य सरकार मुआवजा देगी, राज्य सरकार, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से। उसके बाद 398 में क्या लिखा गया है? साक्षी, साक्षी संरक्षण स्कीम। साक्षी, अभी साक्षी किसी लड़की का नाम नहीं है। साक्षी मतलब यहां पर विटनेस से है। किससे है? विटनेस, यानी गवाह। गवाह की संरक्षण स्कीम, यानी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। इसको क्या बोलेंगे? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में यहां पर बात की जा रही है आपकी। तो पेपर में डायरेक्टली पूछेगा कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाती है। कि जितने भी गवाह होते हैं, अब गवाहों को लोग उड़ाने पर रहते हैं कि ठाकुर तुम्हारा गवाह कोर्ट तक पहुंचेगा तभी तो गवाही होगी, हम उसको रास्ते में उड़ा देंगे। तो गवाहों को उड़ा दिया जाता है। तो गवाहों के संरक्षण के लिए भी एक स्कीम बनाई जाती है, या बनाई जाएगी, ऐसा आदेश दिया गया है धारा 398 के अंतर्गत। और ये कौन बनाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को करेगी, ऐसी बात वहां पर बोली जा रही है। फर्स्ट एड में क्या क्या आता है? इसके लिए तो होम साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, बेसिक चीजें जिससे जान बच जाए। उसके बाद अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। इसके फैक्ट जरूरी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फैक्ट्स जो हैं वो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है काफी। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई सीधा सच्चा आदमी होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उस व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को पकड़ के लाया जाएगा। तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब गिरफ्तार जब उसको कर लिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, साथ में उसका समय भी व्यर्थ होगा। या उसको पकड़ा जा रहा है तो उसको कोर्ट पहुंचना पड़ रहा है, तो यह भी समस्या उसके सामने आपकी बन सकती है। तो अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो हर्जाना, जिसको मुआवजा कहते हैं, जिसको प्रतिकर कहते हैं, जिसको भरपाई कहते हैं, जिसको कंपेंसेशन कहा जाता है, उसको हर्जाना दिया जाएगा, उसको मुआवजा दिया जाएगा। किस तरह से? तो यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी मतलब सीधे साधे आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब, यानी कि एक तरह से जज साहब ही उसके समय कि उसका जो समय बर्बाद हुआ है और जो उसका खर्च हुआ है, उसकी भरपाई के लिए 1,000 रुपए तक का हर्जाना, ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि निर्दोष व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब कितने रुपए तक का हर्जाना उसको देने का आदेश दे सकते हैं। तो अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो धारा 399 के तहत मजिस्ट्रेट साहब 1,000 रुपए तक का जुर्माना, उसकी हर्जाना, उसकी भरपाई के तौर पर देने का आदेश दे सकते हैं। यह धारा 399 है। बताइए, आज पूरा नहीं होगा? ये हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? चंद ही धाराएं रह गई हैं। हाँ बताइए, हो जाएगा। अभी तो 15 मिनट है, मेरे को 5 मिनट भी ज्यादा है। सर आप क्या खाते हो? आपको सर्दी नहीं लगती? अरे भाई सब भीतर इनर पहन रखो है मैंने, हल्के में लाए रहो।
मैं पानी ले लेता हूं थोड़ा। हाँ, यहां तक समझ में आया आपको? हाँ। हम्म। नहीं, कमेंट, कमेंट लाइव क्लास इसलिए तो होती है कि कमेंट पढ़ने होते हैं। अगर कमेंट ना पढ़ने होते तो लाइव क्लास क्यों होती? सर, आपको कमेंट पढ़ने से फुर्सत मिले तभी तो पूरा होगा। मेरे को छेड़ो मत। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 399। माता जी को धन्यवाद कहिए सोनम। ठीक है, उसके बाद 407। 407 क्या कहता है, ध्यान से। ये आपका जो फैक्ट है, इसको आप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना। और जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो सत्र न्यायाधीश होता है, जिसको सेशंस जज कहते हैं, या उसका जो न्यायालय होता है उसको सत्र न्यायालय या सेशंस कोर्ट कहते हैं, उसी को जिला जज और जिला न्यायालय कहते हैं। तो हमने वहां पर देखा था सीजीएम के बारे में। तो सीजेएम जो होता है वो 7 साल तक की सजा दे सकता है, उससे ज्यादा की नहीं दे सकता। ठीक है, 7 साल वो उसमें आया था कि फांसी की सजा, आजीवन कारावास की सजा, और आपकी 7 साल से अधिक सजा नहीं दे सकता। तो क्या दे सकता है? 7 साल तक की सजा दे सकता है। तो जो जिला जज होता है वो कोई भी सजा दे सकता है। इसमें एक पॉइंट यहां पर ऐड कर लीजिए कि सत्र न्यायालय, जो सत्र न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय जिसको जिला न्यायालय बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको जिला न्यायालय बोला जाता है, ये कोई भी सजा दे सकता है। ये क्या कर सकता है? ये कोई भी दंड दे सकता है। ये कोई भी दंड दे सकता है। ये कोई भी दंड दे सकता है। और परंतु एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ये वाला, कि अगर ये मृत्युदंड का आदेश देता है, किसका? ये किसी को डेथ सेंटेंस देता है। जैसे अभी उसको डेथ सेंटेंस हुआ है, किनको? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को, हाँ, डेथ सेंटेंस हुआ है, और उनको मंगाए जाने की बात की जा रही है, कि भारत से डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, कि दे दो भाई, हम इनको फांसी पे टांगेंगे, कि इन्होंने 6 लोगों के, इनकी वजह से 6 लोगों की हत्या हुई है। तो अभी मतलब वहां पर जो गवर्नमेंट ने देखा है कि भाई वहां पर और भी तो हिंसाएं हुई हैं, तो वहां पर और भी, तो सब राजनीति है, बहुत गंदी राजनीति है, और बहुत बुरे हालात। हाँ, शेख हसीना, बिल्कुल शेख हसीना को मारने की बात है। तो सपोज करो कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना चाहता है जिला न्यायालय, तो दे सकता है, परंतु हाई कोर्ट की पुष्टि के बाद ही ऐसा कर सकेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। तो सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय कोई भी दंड दे सकता है, परंतु विशेषकर डेथ सेंटेंस अगर देना है तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट लिख देता हूं मैं, उच्च न्यायालय काफी एचसी समझ में नहीं आए, उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की परमिशन के बिना जो फांसी की सजा नहीं दे सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद धारा 427 है, अपील, अपील न्यायालय या अपीलीय न्यायालयों की शक्ति है। तो अपीलीय न्यायालय, अब देखो जैसे मैं आपको समझाता हूं, अपीलीय न्यायालय की क्या बात है। अगर मामला कहां चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, डीसी में, तो डीसी के लिए अपीलीय न्यायालय हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसके लिए अपीलीय न्यायालय क्या है? आपके ऊपर की जो कोर्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपीलीय न्यायालय कहते हैं। और 427 में अपील न्यायालय जो है उनकी शक्ति है। आप लोग पढ़ के आए होंगे आपके भारत की न्यायपालिका वाले सेक्शन में, कि बहुत सारे क्षेत्राधिकार होते हैं। तो उस क्षेत्राधिकार में हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि लोअर कोर्ट्स के खिलाफ वो अपीलें सुन सकते हैं और उनमें निर्णय दे सकते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ,
हाँ, ये सब राजनीति है, गंदी राजनीति है। जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो कितने लोगों को मारा गया वहां पर, आप देखो, मतलब कितनी महिलाओं का बलात्कार वहां पर हुआ। उसका जिम्मेदार कौन है? अभी वहां पर जो सत्ता में काबिज है व्यक्ति, वही तो है। क्या उसको भी फांसी दी जाएगी? और मतलब कोई देश कैसा हो सकता है कि कोई देश अपने देश के एक तरह से राष्ट्रपिता के बच्चे को फांसी पे चढ़ा रहा है? मैं तो सही कह रहा हूं, इंदिरा गांधी जी ने गलत किया है ये काम। इंदिरा गांधी जी ने, सैम मानेकशॉ ने युद्ध मारा था, उठा करके बांग्लादेश को इंडिया मिलाते, खत्म करते सिस्टम को। बांग्लादेश का सिस्टम खत्म करना चाहिए था, उठा करके अपने मिला देते। भाई युद्ध हमने जीता है तुम जाओ, हाँ तुम जाओ मौज लो, ये हमारे अंडर रहेगा, हमने जीता है, हम इसको अपने मिलाते हैं। ये पहले भी अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत थी, बना लेते। हाँ, इनकी फैमिली सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन लाई थी बांग्लादेश में। हाँ, पता नहीं यार, देखो खाली ना जो चीजें सामने दिखती है ना वो होती नहीं है, इनके पीछे बहुत गंदे षड्यंत्र होते हैं। आप और हम लोगों को सामान्य दृष्टि से जो चीजें दिखाई देती हैं उनसे बहुत ऊपर की चीजें रहती हैं दोस्तों। चलो, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी चीज जो है वो एकदम से वो नहीं होती है, एकदम से सही नहीं होती, एकदम से गलत नहीं होती। तो कभी भी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। ओके, उसके बाद 456 में क्या है? अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको यदि मृत्युदंड हो गया है तो मृत्युदंड का लघुकरण किया जाता है। लघुकरण किया जाना मतलब कम किया जाना। लघुकरण किया जाना मतलब दंड को कम किया जाना, पनिशमेंट को कम किया जाना, पनिशमेंट को कम किया जाना, पनिशमेंट को कम किया जाना। अब देखो, बहुत चतुर होती है महिलाएं। जिन महिलाओं को क्या हो जाता है, जिन महिलाओं को जो महिलाएं अपराध कर देती हैं और उन महिलाओं को लगता है कि मैंने जघन्य अपराध कर दिया है, तो जघन्य जब अपराध कर देती हैं तो वो महिलाएं ज्यादातर जेल में क्या काम करती हैं? गर्भवती हो जाती हैं, या बेल लेने जाती हैं, बेल लेके जाती हैं तो गर्भवती होकर के आ जाती हैं। अब गर्भवती हो जाएगी तो गर्भ में जो शिशु पल रहा है, पेट में जो बच्चा पल रहा है, अब अगर इसको फांसी होगी तो वो तो स्वाभाविक रूप से मर जाएगा। तो यहां पर एक विशेष ये छूट दी जाती है कि गर्भवती महिला की सजा को माफ कर दिया जाता है। अगर उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है तो मृत्युदंड से घटा करके उसको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। अगर आजीवन कारावास है तो आपकी मिनिमम 7 साल तक की सजा तक उसको लाया जा सकता है। अगर 7 साल की सजा किसी को होती है तो मिनिमम 3 साल तक की सजा में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कन्वर्जन है, पनिशमेंट का कन्वर्जन है, लघुकरण है। आपने आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति की समाधान संबंधी शक्तियों में लघुकरण को भी पढ़ा होगा, यानी एक तरह से लघुकृत किया जाना, यानी दंडों को छोटा किया जाना, कम किया जाना। इस संदर्भ में आपको जानना चाहिए। तो गर्भवती महिला को मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना, यह सेक्शन 456 में बताया गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है 478 कि जमानत किन मामलों में दी जाएगी। जमानतीय मामलों में यहां पर यह बात आपकी की गई है। बस चंद धाराएं और रह गई हैं। वुमेन माइंड है, उसका बच्चा कहां रहेगा? फिर जेल से बाहर भेज दिया जाएगा जब वह अपनी माता पर निर्भर नहीं रहेगा। हाँ, ये बहुत सिंपल सी बात है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी दिमाग में थोड़ा रखें कि जमानतीय मामलों में ही जमानत दी जाएगी। जमानतीय मामले कौन से होते हैं? आपको ध्यान रखना है, जमानतीय मामले वे मामले होते हैं जिसमें जमानतीय मामले, जैसे कहा जाता है ना कि जमानतीय मामला है, तो जिन मामलों में पुलिस थाने से ही बेल मिल जाती है, जिन मामलों में पुलिस थाने से ही जमानत मिल जाती है, उनको जमानतीय मामले कहते हैं, मिल जाती है। तो यहां पर 478 में यह बात आपकी बोली गई है, यह बात आपको जाननी चाहिए। हाँ, विराम की शक्ति में भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारा ये देखो, यहां पर 472, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये जरूरी है, हो सकता है सेक्शन पूछ ले। देखो, अगर किसी व्यक्ति को सपोज करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फांसी की सजा हो गई, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी कि भाई टांग दो उसको, कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो वो तुरंत एकदम से अपील लेकर के कहां पहुंच जाएगा? हाई कोर्ट पहुंच जाएगा। हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं भाई तुझे टांगना है,
तो वहां से भी छूटेगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन करके सुनवाई करके कहा भाई तेरे को तो टांगेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तब वो फिर अपनी दया याचिका लगाता है। कहां पर? अपनी मर्सी पिटीशन लगाता है। मृत्युदंड आदेश में दया याचिका, मर्सी पिटीशन, मर्सी मतलब दया, तो मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन। और मर्सी पिटीशन किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है। भारत के राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन जाती है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति के पास किसी की दया याचिका गई अपराधी की, और विशेषकर मृत्युदंड के आदेशों में जाती है, तो अगर राष्ट्रपति महोदय उस मामले को पढ़ करके और क्षमा कर देते हैं उसको, तो वह व्यक्ति बिल्कुल एक सामान्य नागरिक जैसा हो जाएगा, जैसे आप और हम, जिन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह का कोई मामला नहीं है, बिल्कुल सामान्य आदमी है, धरती से जुड़े हुए आदमी है, रोटी दो रोटी कमाते हैं, खाते हैं, वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे केस दायर हैं वो सब शून्य हो जाएंगे, सब रिकॉर्ड उसका साफ कर दिया जाएगा, यदि उसको जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो क्षमा कर देते हैं दया याचिका के ऊपर, और विशेषकर किन मामलों में? मृत्युदंड के आदेशों में। तो आपको 472 में यह बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड के आदेश में दया याचिका के माध्यम से किसी को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी 4 धाराएं रह गई हैं, उनको ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। उसके बाद धारा 474 है दंडादेश। दंडादेश मतलब सजा, सजा का आदेश। दंडादेश का मतलब क्या होता है? सजा का आदेश। दंडादेश का मतलब क्या होता है? सजा का आदेश। तो दंडादेश के लघुकरण की शक्ति समुचित सरकार के पास होती है। समुचित सरकार मतलब कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आपकी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आ सकती हैं। तो किसी भी तरह के दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति, उनको कम करने की शक्ति राज्य सरकार के पास उपस्थित है ना, केंद्र सरकार के उपस्थित है। वो मामलों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा मामला किस किस तरह का मामला है। तो ये आपको बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। तो यहां पर आप पूछेंगे कि सर कैसे, किन किन मामलों में कितना कितना लघुकरण हो जाता है, तो एक लिस्ट जैसी आप बना लीजिए, दंडादेशों का लघुकरण। दंडादेशों का लघुकरण, दंडादेशों का लघुकरण कैसे हो सकता है? तो आप यहां पर पॉइंट नंबर 1 बनाइए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। अगर मृत्युदंड का आदेश है, मृत्युदंड को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? मृत्युदंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसमें? मृत्युदंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किसी को आजीवन कारावास हो रहा है, आजीवन कारावास हो रहा है, तो आजीवन कारावास को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? आजीवन कारावास को कन्वर्ट किया जा सकता है आपके 7 साल से, 7 साल है ना, मिनिमम 7 साल तक की सजा में, मतलब 7 साल से कम नहीं, ऐसी जेल में, जेल में पर 7 साल से कम नहीं, जेल में पर 7 साल से कम नहीं, पर 7 साल से कम नहीं, पर 7 साल से कम नहीं। अब किसी को आजीवन कारावास हो रखा है तो उसकी जेल, उसके आजीवन कारावास को जेल में, कारावास में कन्वर्ट कर देंगे, और वो कितना होगा? तो मिनिमम 7 साल तो रहने ही वाला है, 7 साल से कम नहीं होगा। कोई कहने लगे मेरे आजीवन कारावास को 2 साल में कन्वर्ट कर दो, नहीं, 7 साल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी को क्या हो रहा है, 7 साल से ज्यादा की जेल हो रही है, 7 साल से ज्यादा की जेल हो रही है, 7 साल से ज्यादा की जेल हो रही है, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है कम से कम 3 साल की जेल में। तो जेल में कितने? कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल, मतलब 3 साल से कम में तो वो नहीं जाने वाला है, 3 साल से कम में तो वो नहीं जाने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर 7 साल से कम की जेल है, 7 साल से कम की जेल है, कम जेल को, कम जेल के मामले को कन्वर्ट किया जा सकता है, ध्यान रखना है, 7 साल से कम की जेल को कन्वर्ट किया जा सकता है फाइन में। किसमें? फाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। 7 साल से कम की जेल है
तो जुर्माने के आधार पर भी उसको छोड़ा जा सकता है कि जुर्माना उससे ले लिया और उसको छोड़ दिया जा सकता है। और कोर्ट के पास, इसके सरकार के पास कठोर कारावास को सादे कारावास में बदलने की भी शक्ति है। कठोर कारावास को सादे कारावास में बदलने की भी शक्ति है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। क्लियर हो गई बात आपको? हाँ, वो तो आगे पीछे हो जाता है, पहले 472 करा दिया फिर 78 करा दिया, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से बेटे? कोई बात नहीं, इस स्लाइड को मैं आगे पीछे कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। बोलो यहां तक का क्लियर हो गया है? बस 2-3 मिनट का समय और दो मुझे, ये हमारा पूरा हो जाएगा फिर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे 483 में देखो क्या चीज है। 483 धारा 483 क्या कहती है? जमानत। जमानत यानी कि बेल। बेल के बारे में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियों का उल्लेख आपका मिलता है धारा 483 में। किसमें मिलता है? 483 में। जमानत के बारे में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियां। धारा 520 में उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण, विचारण मतलब ट्रायल, ये आपसे अगर पूछा जाए तो उसको बता देना, उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण है। और अंतिम आपकी धारा है 531, जो लास्ट धारा है, जो निरसित करती है, यानी कि एक तरह से समाप्त करती है। किसको समाप्त करती है? सीआरपीसी को। सीआरपीसी को समाप्त करती है, सीआरपीसी को समाप्त करती है। सीआरपीसी का हटाया जाना और उसके स्थान पर बीएनएसएस का प्रवर्तन। बीएनएसएस का प्रवर्तन, प्रवर्तन मतलब लागू किए जाना, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा बीएनएसएस पूरा हो गया एक्ट। कल से हम हमारे एक्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जमानत को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? पता नहीं है भाई मुझे भी इस चीज का। हाँ, मैं सर्च करके बता दूंगा। हाँ हाँ, आशिका जी, नहीं ऐसा नहीं है बेटे। अब बेटे 531 के 31 सेक्शन नहीं पढ़ने हैं। सर एंड लिख दो, लो लिख देते हैं, एंड लिख देते हैं। इति संपूर्णम, इति संपूर्ण, लो लिख दिया। दी एंड, पिक्चर खत्म। इसकी 2 मेजर एक्ट आपके पूरे हो गए हैं। अब हम अपन के माइनर एक्ट्स करेंगे और माइनर एक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। कोई नहीं, हिंदी पढ़ेंगे आपको, चिंता मत करो, मजा आएगा आपको हिंदी मेरे साथ पढ़ने में। चलिए ठीक है, अब अपनी हिस्ट्री क्लास में जाइए आप। मिलते हैं कल दहेज प्रतिषेध अधिनियम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।